हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे डियर है और देख रहे हैं क्यूज ये सीरीज, तो आप लोग समझ जाइए कि यह क्यूज सीरीज का आपका कितने नंबर का है। तीसरे नंबर का ये क्यूज है, ठीक है। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, डेली एक एक वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखिए। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक टॉपिक का, तो उसके लिए एक टॉपिक वाइज भी वीडियो लाया जाए, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाए। नर्सिंग से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है, ओके, जो महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिशन के लिए। तो चाहे आप ANM का तैयारी कर रहे हैं, ओके, या फिर आप CHO का तैयारी कर रहे हैं, या फिर GNM के लिए कोई भी स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नर्सिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यह एक बेहतर क्यूज सीरीज हो सकता है जहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए बाकी जो लोग देखते हैं उसको बेस्ट ऑफ लक, ये उनके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो। चलिए बताते हैं। ऐसा क्यूज सीरीज पूरे यूट्यूब पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। चलिए बताते हैं, जिसमें मिक्स सवाल आता है। ऐसा नहीं है कि एनाटोमी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्थ के बारे में नहीं है, या फिर कम्युनिटी हेल्थ के बारे में नहीं है, गायनकोलॉजी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सबका मिक्स क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चे को पूरक आहार, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है ना, इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए। बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए, आपके सामने में ऑप्शन है। पैदा होते ही 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर। कब शुरू करना चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग 20 में से कितना सही कर पाए हैं। 15 सही कर पाए हैं, 10 सही कर पाए हैं, 12 सही कर पाए हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि आपको ही लिए हम ये कर रहे हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर 6 माह के उम्र पर जो है पूरक भोजन देना चाहिए बच्चे को, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, आपके सामने में है क्वेश्चन। देखिए कि निम्न वैक्सीन में से किलेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है। किलेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है बताना है, ठीक है। क्या वह BCG है, हेपेटाइटिस B है, IPV है, या फिर DPT है। कौन सा इसमें से किलेड बैक्टीरियल वैक्सीन है बताना है। तो DPT का फुल फॉर्म क्या होता है समझ लीजिए, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटेनस, समझ रहे हैं। वहीं पे बात किया जाए आपका IPV का, तो आप लोग समझ लीजिए यह आपका पोरल वैक्सीन, समझ गए ना। OPV होता है, OPV होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस B है, और यहाँ पे आपका क्या है, BCG है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, किलेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सा है, DPT है, ओके। चलिए हम आपको समय भी देते हैं ताकि आप आंसर सोच सके, समझ गए ना। देखिए, एक फीमेल में द्वितीय एक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास कहलाता है। एक फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास क्या कहलाता है, मतलब एक फीमेल मतलब स्त्री में जो दूसरे लैंगिक लक्षण होता है उसका विकास क्या कहलाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है, प्यूबर्टी, मेनारिक, मेनोपॉज और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी क्या कहलाता है इसमें से। तो साथियों, जो दूसरा लैंगिक लक्षण होता है फीमेल में, उसके विकास को प्यूबर्टी बोलते हैं, यौना आरंभ, समझ गए। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने में, बहुत शानदार है कि योनि से रक्तस्राव, वैजिनल ब्लीडिंग मासिक चक्र की किस फेज में होता है। मतलब योनि से रक्तस्राव जो होता है वह मासिक चक्र के किस फेज में होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मासिक चक्र शुरू होता है कितने फेज में शुरू होता है। तो उसी फेज में से एक फेज ऐसा है जहाँ पे वैजिनल ब्लीडिंग होने लगता है, योनि से रक्तस्राव होने लगता है। वह कौन से फेज में होता है, तो वह जो है आपका वो प्रोलेफरेटिव फेज में, या स्रावी फेज में, या मेंस्ट्रुअल ऋतुस्रावी में, या एंडोमेट्रिक में, किस में होने लगता है वैजिनल रक्तस्राव। तो आप लोग जानते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, यह मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है यही तो ऋतुस्राव होता है जिसमें ब्लीडिंग होने लगता है। तो यही C आपका सही हो जाएगा, ओके। चलिए पांचवा देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना क्या कहलाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होना कहलाता है, क्या कहलाता है, वैजिनिस्मिस कहलाता है, डिस्पेरियोनिया कहलाता है, प्रियापिज्म कहलाता है, और क्रिप्टोमेनोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वैजिनिज्म कहलाता है, डिस्पेरोनिया कहलाता है, प्रियापिज्म कहलाता है, और क्रिप्टोनोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डिस्पाइरोनिया। क्या चीज़,
डिस्पेरियूनिया जो है आपका, यह जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संबंध बनाते समय जो पेन होता है वह डिस्पेरियूनिया होता है। समझ गए? चलिए 6 नंबर का है, देख लीजिए, कॉपर टी 380A किसका एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल ऑफ कॉपर टी 380A एग्जाम्पल किसका है बताना है। हार्मोनल अंतरागर्भाशयी साधन का, कॉपर युक्त अंतरागर्भाशयी साधन का, पारे युक्त अंतरागर्भाशयी साधन का, अस्थायी गर्भ निरोधक अंतर्गर्भाशयी साधन, यह किस प्रकार का एग्जाम्पल है बताना है। तो साथियों यह जो है कॉपर टी जो है यह कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। समझ गए? चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे सिंबल नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि नॉर्मल सीमेन मतलब समझते हैं ना, वीर्य जो कि पुरुष का, नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की प्रति मिली कंसंट्रेशन होती है। मतलब एक सीमन में, ठीक है, एक सीमन में प्रति मिली कितना स्पर्म होता है, इसका सांद्रता कितना होता है ना। आप लोग देखते होइएगा कि जब चीनी नमक का घोल बनता है तो उसमें कहता है ना कि एक अनुपात में मिला है कि नहीं, मतलब जितना मीठ होना चाहिए, जितना मीठा होना चाहिए उतना चीनी पानी में डाला है या नहीं डाला है, तो यही ना सांद्रता होता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्पर्म काउंट किया जाता है तो यह भी फिक्स है कि एक नॉर्मल सीमेन में, वीर्य में कितना स्पर्म शुक्राणु है या नहीं है, तो इसी का जो सांद्रता होता है बताना है। ठीक है, नॉर्मल सीमेन में स्पर्म की प्रति ml कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो 10 ml प्रति ml, 20 मिलियन प्रति ml, 40 मिलियन प्रति ml और 60 मिलियन प्रति ml, कितना जो होता है सीमेन में नॉर्मल स्पर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा, नॉर्मल जो है वह 20 ml होना चाहिए। कितना? 20 ml होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको दिक्कत है। 20 मिलियन प्रति ml में आपका इतना सीमेन में जो है स्पर्म काउंट होना चाहिए। मतलब 1 ml सीमेन में 20 मिलियन स्पर्म जो है होना चाहिए, शुक्राणु। समझ रहे हैं ना? चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? मतलब ये जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए जो दिया जाता है, इसका अवधि कितने होता है, कितने अवधि तक दिया जाता है, तो बताना है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का अवधि कितने होता है? क्या कम से कम 6 से 8 माह, कम से कम 12 माह, कम से कम 20 से 24 माह, कम से कम 24 से 27 माह, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कम से कम 24 से 27 माह जो है होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। ओके, चलिए 9वां नंबर देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सिफिलिस है। सिफिलिस क्या है? क्या बैक्टीरियल बोर्न स्टडी है, वायरस बोर्न स्टडी है, फंगस बोर्न एसटीडी है, या प्रोटोजोआ बोर्न एसटीडी है? एसटीडी का मतलब समझ रहे हैं ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बोर्न मतलब जन्म। ठीक है, तो यह किससे रिलेटेड है? सिफिलिस। तो साथियों सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस क्या है इसको आपको बताना है। तो सिफिलिस आपका बैक्टीरिया बोर्न स्टडी है। क्या है? बैक्टीरिया बोर्न स्टडी है। यह आपका एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यौन संचारित रोग है जो बैक्टीरियल के द्वारा फैलता है, सिफिलिस। समझ गए? 10th नंबर के देखिएगा, निम्न में से हाइपरटेंशन की रोकथाम का उपाय नहीं है। कौन सा उच्च रक्तचाप का रोकथाम का उपाय नहीं है? डेली रेगुलर एक्सरसाइज, क्या यह हाइपरटेंशन को नहीं रोकेगा? तो देख लीजिए, लो साल्ट एंड लो फैट डाइट, यह भी सही बातें है। एवॉइड ऑफ स्मोकिंग, ये भी सही है। साल्ट रिच डाइट, ये गलत है। ज़्यादा नमक, किसी को हाइपरटेंशन है, हृदय का रोग है, तो उसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नमक नहीं दे सकते हैं, कम देंगे। तो 10वां का जो है आपका डी सही हो जाएगा। ओके, बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, लो साल्ट लो फैट वाला भोजन लेना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। समझ गए? ये सब सही था। 11 देख लीजिए, मेनिया। मेनिया क्या है? मेनिया एक अवसाद है, डिप्रेशन है, चिंता है, एंजाइटी है, बेकार का डर है। तो क्या यह उन्माद है? तो मेनिया क्या है? तो मेनिया आपका पता है, मेनिया का हिंदी उन्माद होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ष चरित्र, खुशी मन का होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। 12 नंबर का आप लोग देखिएगा, किस ब्लड लीड लेवल पर लीड पॉइजनिंग के क्लिनिक सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं? मतलब कितना ज़्यादा ब्लड में शीशा का लेवल होता है
तो वह सीसा मतलब सीसा विषाक्तता का लक्षण दिखने लगता है। कितना होने पर? जब ब्लड लेवल 10 माइक्रोग्राम प्रति डीएल से अधिक हो। जब ब्लड में लेड यानी सीसा का लेवल 10 माइक्रोग्राम प्रति डीएल से अधिक हो। जब 20 माइक्रोग्राम प्रति डीएल से अधिक हो। डीएल मतलब डेसीलीटर। जब ब्लड लेड जो है लेवल से अधिक हो, ठीक है। जब ब्लड लीड लेवल 100 माइक्रोग्राम प्रति डीएल से अधिक हो। तो कब अधिक होगा ब्लड में, जिससे कि लीड पॉइजनिंग सीसा विषाक्तता का लक्षण होने लगेगा? कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, जब ब्लड लीड लेवल से अधिक हो। मतलब जब ब्लड में लेड का लेवल मतलब सीसा का लेवल अधिक हो जाएगा सामान्य से, तो यह क्या हो जाएगा? विषाक्तता होने लगेगा, मतलब पॉइजन बन जाएगा शरीर में, ठीक है। 13 नंबर का देखिएगा, निम्न में से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल एलिमेंट कौन सा है? मतलब ब्लड को थक्का बनाने में हेल्पफुल जो तत्व है कौन सा है इनमें? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। इस तत्व में कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 14 नंबर का देखिएगा, निम्न में से कौन सा छिद्र एस्पिंक्टर पर व्यक्ति का इच्छा शक्ति का कंट्रोल होता है? मतलब कौन सा एस्पिंक्टर है जिससे व्यक्ति का इच्छा से कंट्रोल होता है? कौन सा है? क्या वह कार्डियक एस्पिंक्टर है? क्या मिट्रियल वाल्व है? क्या एक्सटर्नल एंड एस्फिंक्टर है? या फिर ट्रिक्सपाइड वाल्व है? ट्रिक्सपाइड वाल्व है क्या है जिस पर व्यक्ति का कंट्रोल होता है उस एस्फिंक्टर पर, उस छिद्र पर? कौन सा है? तो देखिए, आपका जो एक्सटर्नल एनल एस्फिंक्टर होता है, जो एक्सटर्नल एनल एस्फिंक्टर होता है, इस छिद्र पर व्यक्ति का जो है खुद से कंट्रोल होता है। बाकी कार्डियक, मिट्रल, ट्रिस्पेडिक, इस सब पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। क्या हृदय आपके मन से खुलता है और धड़कता है और ब्लड सप्लाई होता है? नहीं। और यह जो है आपको जब मन होता है, यह मल द्वार खुलता जो है ना, मल द्वार क्या है? एक छिद्र है। जब आपको मल मालूम देता है तो आप बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं तो एस्फिंक्टर खुलता है तो मल निकलता है। जब मल आप पूरा त्याग लेते हैं तो आपका जो है एस्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, जिससे आप क्या होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो यह बंद रहता है, यानी यह आपके मन पर कंट्रोल होता है। ओके, चलिए 15 नंबर का देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि अम्लीय पदार्थों का पीएच कितना होता है? जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा, 7 से कम, 5 से ज़्यादा, 5 से कम। तो देखिए, 7 से कम होगा तो वह एसिड होगा, अम्लीय होगा। ओके, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। समझ गए? चलिए 16 नंबर का देखिएगा, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला कौन सा ऑर्गेन सेम के बीज के आकार का होता है? मतलब सेम के बीज लगभग कैसा इसी प्रकार के न होता है। सेम के बीज के आकार का कौन सा ऑर्गेन होता है ह्यूमन बॉडी में? क्या वह किडनी होता है? क्या वह यूट्रस होता है? क्या प्यूट्रियट ग्लैंड होता है? या फिर हृदय होता है? किसके समान होता है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि सेम के बीज जो होता है, किडनी जो होता है, सेम के बीज के समान होता है। ओके, चलिए ये बता दिए। 17 नंबर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? मतलब डायरिया रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा होता है? उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती, कौन सा होता है? तो साथियों, उल्टी तो होता ही है, पेट दर्द होता ही है, सुस्ती भी छाता ही है, बट इसका सबसे जो मृत्यु होने का जो कारण होता है वह निर्जलीकरण होता है। अब डायरिया में होता क्या है कि मुंह से भी वोमिटिंग होता है और मल के रास्ते से भी एकदम पानी के जैसे मल निकलता है और एकदम लगातार निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा देर पर, जिससे होता यह है कि शरीर का जो जल होता है वह मुंह और मल के द्वारा बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, जल का कमी हो जाता है और जितना चाहिए उतना नहीं होता है, जिससे व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर का आप लोग देखिएगा, निम्न में से किसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन माना जाता है? टीकाकरण, डॉट्स थेरेपी, गृह मुलाकात, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम। इस चारों में से कौन ऐसा आपको दिख रहा है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी माना जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता है
कि टीकाकरण, डॉथ थेरेपी, संक्रमण का रोकथाम, ये सब तो इसका काम है ही कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे मजबूत पक्ष जो है वह गृह मुलाकात होता है। घर घर जाकर लोगों का दुख दर्द सुनना और उसका निवारण करना, यह गृह मुलाकात बैकबोन कहा जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 19 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है निम्न में से स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण है। मतलब इनमें से कौन सा स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण है, कौन सा? देखिए, चेस्ट पेन, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, या फिर ब्लडी वोमिटिंग, या एपिस्टेक्सिस। क्या होता है? जो स्लाइडिंग हर्निया होता है। अब हर्निया क्या है, जो लोग हमसे पढ़े होंगे उनको पता है, मैं डिटेल में हर्निया के बारे में पढ़ाया हूँ। हर्निया एक ऐसा असमान स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति का एक पार्ट, एक शरीर के अंग अपने गुहा से हटकर किसी दूसरे अंग के गुहा में जाके प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद वहाँ पर एक उभार सा दिखने लगता है, तो वही जो है आपका हर्निया होता है। समझ गए? और इसका होने का मुख्य लक्षण जो होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स होता है। जिसको अगर ये हर्निया होता है तो उसका एक मुख्य लक्षण ये होता है कि उसका जो खाना पीना जो होता है वह पेट से मुंह की तरफ उल्टा जो है बैक मारेगा, निकलेगा। ठीक है? भोजन हमेशा मुंह में ही जो है उसका आएगा वापस। ठीक है ना? अब आखिरी जो क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के पश्चात ग्रेफ्ट इंजेक्शन की रोकथाम हेतु पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है। मतलब गुर्दा अगर किसी को लगता है अलग से, तो लगने के बाद, ट्रांसप्लांट होने के बाद ग्रेफ्ट रिजेक्शन की रोकथाम हेतु पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया जाता है जिससे पेशेंट का ग्रेफ्ट रिजेक्शन ना हो। ठीक है ना? तो ये देख लीजिए कौन सा एंटीबायोटिक होता है, या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या फिर इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन, या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कौन सा दिया जाता है ग्रेफ्टिंग रिजेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है? कौन सा मेडिसिन होगा? तो साथियों इसमें इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है। कौन सा दवाई? इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है। किसको रोकने के लिए? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ग्रेफ्ट रिजेक्शन को रोकने हेतु इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन दिया जाता है। ओके, तो चलिए आपका यहाँ पे समाप्त हो गया 20 क्वेश्चन। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जो नर्सिंग कोर्स करके बैठे हुए हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह 20 क्वेश्चन डेली के डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महीना में 600 क्वेश्चन होगा और साल भर में समझ लीजिए कितना क्वेश्चन होगा, 7000 क्वेश्चन होगा। इसी 7000 में से क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहता है, और बाकी आप लोग का डिमांड होगा तो हम एक एक टॉपिक को लाकर क्लियर भी करते रहेंगे। समझ गए? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।